नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 25 सितंबर। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। कोई भी कमेंट क्वेश्चन क्वेरी है आप हमें बता सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है जैसे मैंने बताया कि आप बताइएगा। सो कल जो है रात को मैंने बेसिकली वही स्टॉक एनालिसिस करा था। सो आई थॉट व्हाई डोंट आई मेक अ लाइव वीडियो। तो कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका जो स्टॉक सिलेक्शन है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इवन मार्केट अभी जो है हल्का हल्का इरोजन हो रहा है। 20,000 उसने क्रॉस किया था। 20,000 करने के बाद फिर से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। बट द प्रॉब्लम हियर इज जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे मैंने लिस्टिंग किए हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो आपका ओवर वैल्यूड अभी है एंड या ऑल टाइम हाई पे है, या उस स्टॉक को या उन सारे स्टॉक्स को भी टच करना इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। सो अभी सेलिंग होगा, अच्छे से सेलिंग होगा, तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट देयर इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी। सो अगेन चलिए देख लेते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है वो कवर करेंगे। जो भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो मैं वहाँ पे डिटेल्स में कवर कर दूंगा। सो ग्लोबल हार्डवेयर कंपनीज इन टॉक्स विद लोकल पीएलआई एप्लीकेंट्स, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था। सो दिस इज हाउ, मतलब क्योंकि सास भी कभी बहू थी टाइप का जो चीज़ होता है कि सास जो थी वो कभी बहू थी। तो बहू कैसे बनी थी? शादी करके आई थी घर में और फिर उसने जो है बहू का किरदार जो है वो निभाया था। और फिर आस्ते आस्ते जब उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शायद से उसका बेटे का शादी हो गया, तो फिर वो भी बहू लेके आया। तो वो जो प्रोसेस है, वो साइकिल है, वो चलता रहेगा। सो ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का रसूल है। और वही चीज़ आपको यहाँ पे उसूल होता है ना, हाँ, दुनिया का उसूल है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो ये देखने को मिल रहा है कि आपका ग्लोबल जितने भी हार्डवेयर कंपनीज है वो यहाँ पे लोकल पीएलआई दे आर इन टॉक्स विद लोकल पीएलआई एप्लीकेंट्स। ठीक है। सो यहाँ पे हार्डवेयर, क्योंकि यहाँ पे अगर आईटी हार्डवेयर है, वहाँ पे बोला है कि भाई हम जो है एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, ये लगाएंगे, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो जब भी एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा तो आपका जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज करेगा, प्राइसिंग इंक्रीज करेगा। तो अगर आप जो ये प्राइस का जो इंक्रीज है वो अगर आप पास ऑन करते हैं एंड यूजर के ऊपर, वो भाग जाएगा फिर। इसलिए आपको क्या करोगे, आप मेन जो आइटम है जो आपका इंडिया में प्रोडक्शन नहीं कर सकते वो आप इंडिया में लेके आओ, जो असेंबली लाइन में फेंकोगे। और फिर यहाँ पे जो शेल होता है या पैकेजिंग आइटम होता है या पैकेट होता है या आउटर कवर होता है, कार्टन बॉक्स होता है, ये सारी चीज़ें जो है आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे। उसके बाद उसको आप असेंबल करके मार्केट में छोड़ोगे। देन यू विल बी एबल टू एम्प्लॉय सम पीपल। यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, आपका कंटेनर में भर भर के चाइना से आपका माल आता था, आपका डंपिंग होता था, वेयर हाउस में जाता था, अमेजोन के वेयर हाउस में या डीलर के पास या रिटेलर के पास जाता था। फिर जाके आपका माल जो है वो आपके पास मतलब आप उसको परचेज करते थे। अभी क्या होगा कि कंटेनर में भर भर के माल आएगा, बट वो उसका जो पीसीबी है या जो भी आइटम है जो बाहर से लाना पड़ेगा, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो असेंबली का काम होगा, असेंबली असेंबली इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो जो गाड़ी में आपका होता है ना, सीकेडी, सीबीयू, ये दो चीज मैंने बार बार बताया था। आपने नहीं अगर सुना है तो फिर से आप इसको थोड़ा सा गूगल करो। पहले क्या होता था, पहले सीबीयू होता था, अभी आपका सीकेडी में काम किया जाएगा। सीकेडी में अगर काम करते हैं तो फिर आपको असेंबली लाइन तैयार करना पड़ेगा। यू हैव टू बेसिकली बिल्ड, बोल सकते हैं सेमी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो फिर आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फिर लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तो फिर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर वो खर्चा करेंगे और फिर आपका कंट्री का जो है जीडीपी ग्रो करेगा। सो ये ऑब्जेक्टिव है, ये मूल चीज़ है। और बहुत बढ़िया, चलो ये चलता रहेगा। सो इसलिए यहाँ पे डिक्सन कंपनी या जो भी आपका असेंबली लाइन का काम करते हैं, जैसे आपका डिक्सन हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गया, या फॉक्सन के साथ वेदांता का आपका टाइप होने के बाद था, वो नहीं हुआ। सो जितने भी सारे ऐसे कंपनीज हैं जो प्राइमरली आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्राइमरली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, दोनों जगह पे आप जो है पैसा कमा सकते हैं। ओल्ड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डील्स कोड का मंत्र ईडीफायर, बहुत अच्छी बात है। को इन्फ्लेशन कॉजेज आर फॉलिंग इन यूएस एंड यूरोजोन, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। यूरो में मेन प्रॉब्लम ये है कि यूरो जोन में जो है इट इज फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। सो अगर यूरो में होता है, सो गुड फॉर देम। गोल्ड बायर्स टेक अ शाइन और टू मंथली स्कीम्स। सो हर गोल्ड बायर या जो भी आप गोल्ड परचेज करते हैं, या जो गोल्ड कंपनीज हैं, जैसे ज्वेलर्स होते हैं प्राइमरी, वो आपका हर एक जो ज्वेलर कंपनी होता है वो आपका गोल्ड स्कीम चलाता है। अगर आप कभी भी गोल्ड परचेज करने जाओगे तो वो आपको बोलेंगे सर आपको हमारा मंथली स्कीम चल रहा है, आप यहाँ पे पैसा डालो, आपको यहाँ पे मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, या मे बी जो है आपको यहाँ पे 1+1, ऐसे बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो आपको बताए जाते हैं। तो बहुत लोग जो है इसमें जाते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है अगर आप खरीदते हैं वन टाइम, मतलब एक बार में खरीदना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, पैसा जोड़ जोड़ के आपका जो है सोना मतलब पे करते हैं, और वहाँ पे वो सोना उसको उनके बिहाव में खरीद के अपने पास रखते हैं। और जब भी आप उसको रिडीम करना चाहते हैं, इट्स मोर लाइक म्यूचुअल फंड। जब भी आप उसको रिडीम करना चाहते हैं, देन यू गो टू दी ज्वेलर एंड फिर उससे जो है जो भी सर्टिफिकेट आपको दिया गया तो उसके बेसिस पे जो है आप उस गोल्ड को रिडीम करते हैं। सो न्यूज़ को पढ़ते हैं। सो
ओके सॉरी, हाँ, consumers might be buying less gold amid record high prices, but top retail chains are seeing surge in jewelry purchase through deferred और monthly payment. क्योंकि एक बार में आप पेमेंट नहीं कर सकते। पहले जो भी आपका सोने का दाम था या जो भी इन्फ्लेशन की वजह से अगर आप पहले क्या होता था ना कि 50 तोला वो तो गैंगस्टर था, गैंगस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप नॉर्मल आदमी हैं, जॉब करते हैं या आप छोटा मोटा जो भी बिजनेस करते हैं, तो अगर आप लीगल वे में पैसा कमाते हैं तो आपके लिए 50 तोला लाना या जुगाड़ करना उस सोने को खरीदना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड क्योंकि हमारे रीति रिवाज में ये होता है कि जब भी शादी होती है, शादी का कॉन्सेप्ट ये होता है या दहेज का कॉन्सेप्ट ये होता था पहले। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। दहेज का कॉन्सेप्ट ये होता था कि पहले क्या होता था कि हम लोग झोपड़ी में रहते थे। मैं बहुत पुराना मतलब ब्रिटिश ज़माने के लोग जब शोषण किया जाता था हमारे देशवासियों को, अभी भी होता है बट तब जो है ज़्यादा ओपन लेवल पे होता था। सो जब भी आपको शोषण किया जाता था तो लोग क्या करते थे, झोपड़ा बना के रहते थे। इनका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट में अपार्टमेंट तो नहीं रहते थे, वहाँ पे झोपड़ी में रहते थे। तो एक झोपड़ी में सोचो कि माँ बाप बच्चा रहता है, माँ बाप लौंडा रहता है, तो माँ बाप लौंडा जो है वो रहते हैं। फिर अगर वो लौंडा जो है अगर वो शादी करता है तो फिर वो मतलब उस झोपड़े में तो रह नहीं सकता, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है, मतलब बीवी के साथ प्राइवेसी चाहिए, संभोग करना है, ये सारी चीज़ें हैं। सो उस जगह पे वो मतलब एक ही झोपड़े में तो एक ही रूम में तो रह नहीं सकता, तो इसलिए वो क्या करता, पास में झोपड़ा बनाता था। तो जब भी आप पास में झोपड़ा बनाते हैं, आप ग्राउंड जीरो से शुरू करें, तो वहाँ पे आपको खटिया चाहिए, चूल्हा चाहिए, तेल चाहिए, गाय चाहिए। और गाय जो है वो गाय मतलब गाय एज इन गौ माता जो है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ, किसी भी फैमिली के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। उसका काउ डंग हमारे लिए फ्यूल बनता है, उसका यूरिन जो है उसमें बहुत सारे एंटीसेप्टिक फीचर्स होते हैं, जिसको आप बेसिकली आपका होता है ना लेप लगाते हैं, मतलब घर के आसपास जो लेप लगाते हैं, फिनाइल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिनाइल एज अ डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ करते हैं। फिर आपका गोबर का लेप लगाते हैं, वो भी आपका एज अ डिसइंफेक्टेंट है। फिर आपका जो दूध है, दूध से आपका मक्खन निकलता है, घी निकलता है। फिर आप उस दूध से जो है पनीर बना सकते हैं, छाना बना सकते हैं, छेना जिसको बोलते हैं, छेना बना सकते हैं। फिर उसी दूध से आप जो है उसको अगर पान करते हैं तो वो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करता है। तो एक गाय जो है, इसलिए हम गौ माता कहते हैं, बिकॉज उनसे जो हमें जो कुछ भी वो हमें प्रदान करते हैं, जो भी उनसे मिलता है, उनका मल मूत्र से लेकर उनका जो दूध है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। और यहाँ पे गाय अगर आप देखोगे, गाय गांव साइड में अगर आप देखोगे बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। जब तक अगवा नहीं कर लिया गया या उठा के जो स्मगलिंग नहीं हुआ तो फिर बहुत अच्छी बात है। पर एक गाय को खरीदना, बछड़े से बड़ा करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसका मीटिंग सीजन आता है, मीट करना पड़ता है, फिर जाके हर पूरे साल तो दूध नहीं देगा, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तभी आपको वो दूध मिलता है। और इस जगह पे वही आपका बोलने का मतलब ये कि कॉन्सेप्ट ये है, डाउरी का कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी आप एक शादी करते हो तो आपको अलग घर चाहिए, तो अलग घर के लिए कोई आपको खटिया देता था, चूल्हा देता था, गाय देता था, फिर आपको चावल देता था, गेहूं देता था। फिर आपको कोई फॉर एग्जांपल लैंटर्न जिसको बोलते हैं ना कि लाइट तो नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, जो आरजेडी का साइन है, पोल साइन है, क्या बोलते हैं उसको, लैंटर्न जिसको बोलते हैं, लालटेन यस, लालटेन है। लालटेन चाहिए होता था, तेल चाहिए होता था। तो कहाँ से मिलेगा बंदा, यंग बंदा है, 25 साल का, 30 साल की, आज के ज़माने में 30 साल के बंदे शादी करते हैं, वो अगर अपना घर नहीं खरीद सकते, अनलेस एंड अनटिल अपना खुद का घर खरीद नहीं सकते, खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सैलरी, जो भी आप सैलरी कमाते हो, आप कुछ भी सैलरी कमाओ, डजंट रियली मैटर। आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब कोडिंग का काम करते हो, 3 करोड़ कमाते हो इंडिया में, अगर आपको मतलब अगर आप कोडिंग करते हो तो आपका डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड रहेगा कि आईफोन ही है, लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। फिर आपको चाहिए पेंट हाउस के लिए चाहिए आपको सोचिए 4 करोड़। आपका सैलरी में भी आपका 3 करोड़ है, हाथ में काट के आपका आता है 1.5 करोड़ आएगा। 1.5 करोड़ में से आपका खुद का लाइफस्टाइल है, जहाँ पे आपका नियर अबाउट सेविंग्स है 25 लाख। 25 लाख में आपको कौन देगा, खरीद ही नहीं सकते, तो आपको डेट लेना ही पड़ेगा। सो इवेंचुअली यहाँ पे डाउरी का कॉन्सेप्ट ये था। तो अगर लोग बोलते हैं ना डाउरी, तो जब भी आप उसको उस चीज को लोग स्वेच्छा से देते थे कि हाँ भाई आपको घर बना रहे हो, ये गिफ्ट होता था टिपिकली। चाचा ताऊ ये सब जो है वो गांव के सारे लोग जो है वो देते थे। अभी अगर इसी जगह पे अगर आप जो फीमेल है उसको अगर टॉर्चर करना शुरू करो कि तेरे घर से ये लेके आ, वो लेके आ, वो तो गलत ही है। कोई भी चीज़ जब आप किसी से जबरदस्ती लेते हो वो गलत है। वो प्यार हो सकता है, खाना हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए क्या छीनना गलत होता है कमेंट सेक्शन में। एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब आप कुछ लिखते हैं ना तो फिर यूट्यूब को लगता है कि भाई ये कंटेंट अच्छा है, नहीं तो ये मोनोटोनस हो गया है। इसलिए सारे वीडियोस हैं, एवरेज में आपका 400 व्यूज़ ही आते हैं, उससे ज़्यादा जाता नहीं है। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ जाते ही नहीं, 1000 में कभी टच ही नहीं करता है। 11,000 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, पर हर एक वीडियोज़ में 400 ही व्यू आते हैं। तो इधर आप वो बेल आइकन ये सब दबा दीजिए, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो एटलीस्ट 2-3 हज़ार व्यूज़ होंगे तो वीडियो जो है ग्रो करेगा, चैनल भी जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। एनीवे बॉटम लाइन ये है
कि सोना सोना इसलिए दिया जाता था, अगर हम शादी की बात करें, सोना इसलिए दिया जाता था कि सोना हमेशा अपना वैल्यू को रिटेन करता है। अगर आप पैसा रखते हैं, वो कहते हैं ना, पहले के ज़माने में 500 रुपये सैलरी होता था, अभी 50,000 में भी घर नहीं चलता है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कि 500 रुपये में उसका परचेजिंग पावर इतना था कि बहुत कुछ हो जाता था, अभी 50,000 का परचेजिंग पावर इतना कम है कि कुछ नहीं होता है। सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रुपी है या करेंसी है वो हमेशा अपना वैल्यू जो है लूज करता है, इसलिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन को बीट करना है। बट गोल्ड ऐसा चीज़ है, गोल्ड बिकॉज ये प्रीशियस मेटल है और ये मार्केट में उतना रेडिली अवेलेबल नहीं, स्टील एल्यूमिनियम जैसा रेडिली अवेलेबल नहीं है, उसका प्रोडक्शन हाई लेवल पे नहीं होता, हाई वॉल्यूम पे नहीं होता है। सो गोल्ड जो है, क्योंकि प्रीशियस मेटल है, तो लोग उसको जमा करते थे, और इसलिए आप देखोगे जो उसका वैल्यू जो है वो 10 साल 20 साल तक वो होल्ड करके ही रखता है। वो 54,000 48,000 54,000 52,000 ऐसे ही करके वो चलता रहता है, वो कभी एकदम राइज नहीं करता, एकदम नहीं करता। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वाई पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड। सो कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी आपके घर में कुछ आपदा आएगी, घर में कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तब आप क्या करते हैं, सोना जो है वो आप गिरवी रखते थे, या सोना जो है जो भी ज्वेलरी वो आप बेच देते थे, वही आपका कॉन्सेप्ट होता था। इसलिए लोग सोना जमा करते थे, पहले के ज़माने में लोग सोना जमा करते थे। अभी के जैसे उतना अवेलेबिलिटी नहीं, इतना नॉलेज नहीं था कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल सकते हो, इंश्योरेंस बोल के कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इवन अभी आप देखोगे, इसलिए इंश्योरेंस का हमारा जो पेनिट्रेशन है इंडियन पॉपुलेशन में, आपका जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है, और यहाँ पे इंश्योरेंस सेटलमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इंश्योरेंस अगर क्लेम करने जाओगे वो नहीं देंगे, बोलेंगे ये है वो है फलाना इनका, इट शुड बी कवरिंग होल ऑफ एक्सपेंसेस, बट वो नहीं करते। सो दीज आर दी स्टफ। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया, बैकग्राउंड में स्टडी मैंने आपको करवा दिया, मैंने आपको हिस्ट्री समझा दिया, ज्योग्राफी सब कुछ मैंने समझा दिया। आई होप कोई भी अगर आपको बताते हैं कि गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी आप बताओगे अरे ये होता है, और इसी तरीके से आप खुद भी समझिए, और आपके जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उसको आप इस तरीके से समझा सकते हैं। गोल्ड एज सच इज नॉट, मतलब उसका कोई मतलब महत्व नहीं है, महत्व नहीं है एज एन, आप सोना लेके क्या करो, उसको खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, किसी कोई काम का चीज नहीं है वो। आपका प्राइमरीली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहन के आप सोना पहन के क्या करोगे, कौन देखता है? उल्टा लोग उसको चोरी करने, मतलब चोरी करने के इरादे में घूमते रहते हैं। सो बट गोल्ड पहले के जमाने में इसलिए दिया जाता था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डाउरी का प्रोसेस या डाउरी का जो रीजन था, या दहेज का जो रीजन था, वो ये रीजन होता था। ठीक है, किसी को साइकिल दे दिया, किसी को बाइक दे दिया, अभी तो मतलब दूसरे लेवल पे चला गया है दहेज वाला सिस्टम। तो बट दहेज का कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत नोबल था। अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, किसी भी चीज को अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, इवन अगर पीने का पानी अगर बहुत ज्यादा पियेंगे, तो आप पानी पी के भी मर सकते हैं। सो हर एक चीज का जो है साइड इफेक्ट होता है, अगर उसको आप एक्सेसिव करेंगे, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। एनीवे, कंज्यूमर माइट बी बाइंग लेस गोल्ड अमिड दिस, बट वो क्या मंथली स्कीम कर रहे हैं, और यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है उसको आपका 4,000 करोड़ मिला है डिपॉजिट स्कीम के माध्यम से। और यहाँ पे क्या होता है कि ये पैसा जो है वो स्टोर करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज करते हैं। रिलायंस ने इतना खरीदा है, सेनको ने 152 करोड़, सबसे ज्यादा रिलायंस तनिष्क को मिला है, बट तनिष्क का वो एंटी बिंदी वाला कैंपेन जो था उसकी वजह से मतलब लग तो रहा है कि वो रिकवर कर चुका है। चलो फिर से आई होप तनिष्क जो है वो एंटी बिंदी या एंटी वैसा कुछ कैंपेन ना करें, आप अपना काम कीजिए, जो भी रिचुअल्स है उसको अगर आपको सेल करना है उसको लेवरेज करके, डोंट एक्सप्लॉइट इट। तो एक्सप्लॉइट करेंगे लोग, आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, इसलिए मैं भी जो बात करता हूँ बहुत ही सोच समझ के मेरे को बात करना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि कल मेरे घर में पुलिस आ जाएगी ऐसा भी हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि भाई आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अडल्ट हो, आपको पता है यहाँ पे एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, किसी को डिफेम ऐसा कुछ नहीं करना मेरे को। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डायग्रेस मैंने किया, कितना बार 13 मिनट हो गया, हो माय गॉड। चलो, सो एनएससी प्लान्स फॉर लॉन्गर एफएनओ ट्रेडिंग आवर्स डेफिनेटली होना चाहिए, प्रपोजेस 6 PM टू 9 AM सेशन। वेरी नाइस वेरी नाइस। एफएनओ बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट, बहुत ज्यादा एक्चुअली मूवमेंट होता है। ग्रो में पिप जीरो इन एक्टिव इन्वेस्टर्स काउंट। ओ हो यो हनी सिंह, यो हनी सिंह, ये देखो ग्रो अभी जेरोदा को पिच करेगा कि भाई मारो कंपनी में इन्वेस्ट करे, करवानू करवानू छे, नहीं मैं गलत बोला, मारो मारो कंपनी मारो, वो तो राजस्थानी हो, करवानू छे, मैं गुजराती मिक्स कर रहा हूँ, जो भी हो, मुझे गुजराती नहीं आता, मारवाड़ी भी नहीं आता, चलो मारो कंपनी में इन्वेस्ट करो, करो छे समथिंग जो भी है। सो जेरोदा के पास जाएंगे, जेरोदा हैज़ अ लॉट ऑफ कैश सरप्लस, और वो इन्वेस्ट करेंगे और रैपिडली वो जो है, इसलिए आप देखोगे मतलब जेरोदा आपका इवन एसईओ में भी इन्वेस्ट नहीं करता, कंटेंट में भी इन्वेस्ट नहीं करता। Very nice. Vedanta Resources faces investor resistance over over bond restructuring and debt restructuring. Hmm. Oy. Lovely. That's why I love Vedanta.
मस्त ही है, कंपनी मस्त है बट बहुत रिस्की है। इन्वेस्टर्स वांट ब्लूमबर्ग बार्कलेज टू बॉन्ड विद इंडिया, अभी डिफिकल्ट है, अभी डिफिकल्ट है। बार्कलेज तो आपका यूके का है, जेपी मुर्गन भी आपका जो है, हम्म, सही है। If included, Barclays Bloomberg Emerging Market Bond Index, India may receive 0.8% weightage and flow of 24 billion dollars. सो वेटेज का मतलब, बॉन्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे आपका इंडाइसिस होता है, इंडाइस में वो चाहते हैं कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए, इंडिया में इंक्लूड करेंगे तो आपको वेटेज मिलेगा। इसलिए आप देखते हो ना, कोई भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको वेटेज बताया जाता है कि स्टॉक का इतना वेटेज है, तो जब भी आपको वेटेज होगा तो उसी हिसाब से आपका जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका परसेंटेज जो है आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ है या 100 बिलियन डॉलर है, तो 100 बिलियन डॉलर में अगर यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया का जो वेटेज है वो 0.8% है, तो फिर 100 बिलियन डॉलर्स का 0.8% जो है वो इंडिया में आएगा, दैट इज 800 मिलियन। बट यहाँ पे 0.8% जो है वो है आपका 24 बिलियन डॉलर्स, सो दैट इज वेरी गुड। डोमेस्टिक क्लियरिंग ऑफ बॉन्ड्स नॉट एन इशू एज अ प्रीकॉसेस टू इंडेक्स, इंक्लूडिंग सम टैक्सेशन डिस्कस्ड विद अथॉरिटीज। सो डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, ट्रेजरी बॉन्ड होगा, सो इंटरेस्टिंग स्टफ। सो यहाँ पे कांड हो रहा है, कांड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे यूके ऑस्ट्रेलिया, यूके में विन मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जितना भी कुछ हो, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में मे बी जो है 1 साल 2 साल, जैसे कोविड में होता है 1 साल 2 साल जो है थोड़ा सा काम थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, बट आफ्टर 1.5 ईयर 2 ईयर दिट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। तो अगेन यहाँ पे जो इनफ्लो है आउटफ्लो है, तो ऑस्ट्रेलिया प्राइमरली, यूएस में नहीं, आपका ऑस्ट्रेलिया यूके में आपका डेफिनेटली ज़्यादा फ्लो होगा। फिर बहुत सारे आपके सिंगापुर में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे आपका फ्लो होगा। दुबई जीसीसी में बहुत सारा खोलने का कोशिश किया जा रहा है, वहाँ पे भी फ्लो होगा। सो पीपल विल बी फ्लोइंग द, आपका यूरोपियन कंट्रीज है बट वहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज होता है बोल के लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं वहाँ पे। सो यूरोप में भी फ्लो होगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होगा, यूएस में होगा एंड यूके में होगा, एंड अ लॉट ऑफ बिलियन डॉलर्स एंड चीप लेबर विल बी एक्सपोर्टिंग द इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट लेबर। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड यूएस ऑब्वियसली इज अ फर्स्ट चॉइस, बट वहाँ पे वीज़ा इशू बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं यूएस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। पर यूएस में ये एडवांटेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हो, पैसा आपके पास ज़्यादा है, सो इट्स गुड। और बहुत लोग क्या करते हैं, कनाडा में जाते हैं, वहाँ पे पीआर लेने की कोशिश करते हैं, एंड यूजिंग दैट पीआर दे ट्राई टू गेट इनटू कनाडा। बट ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो गुड एज वेल, सो वेरी नाइस। सो आपको एक असाइनमेंट मैं देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ओसीआई क्या होता है। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई क्या होता है, और नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया और ओसीआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये जानना पड़ेगा। और ये अगर आप जानते हैं तो फिर आपको मजा आएगा। अरे फर्स्ट पेज में 18 मिनट हो गया, पूरा 18 मिनट में मेरे को न्यूज़पेपर खत्म करना था, क्या कर रहा हूँ यार। तो यहाँ पे आपने डेफिनेटली सुना होगा डीबीएस। डीबीएस, ये डीबीएस कौन है, ये बियर वाला कंपनी नहीं है। डीबीएस प्राइमरली आपका साउथ अफ्रीकन एक माइनिंग जायंट है। वो आपका जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनर बोल सकते हो, डायमंड माइनर जो है वो है, मतलब डीबीएस है। और ये जो फॉरएवर मार्क वाला जो कैंपेन है, ये सारे जो है माइनिंग कंपनीज, डायमंड कंपनी चलाते हैं। और यहाँ पे आपको हिट किया जाता है, स्पेशली आपको मार्केटिंग किया जाता है कि डायमंड इज फॉरएवर, डायमंड इज फॉरएवर। और यहाँ पे आपको डायमंड खरीदना चाहिए, आप जब शादी करोगे डायमंड खरीदना चाहिए, डायमंड डायमंड डायमंड। सो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें और सही जगह पे इन्वेस्ट करें। सो इंडिया अलर्टेड कनाडा अबाउट Niger's कनेक्शन विद टेररिज्म बट इट डिडंट एक्ट। एंड आपको पता ही ऑलरेडी जो है बहुत कुछ हो रहा है, मतलब हलबली है जो भी है, लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन देयर। क्या कर सकते हैं यार, वायलेंस से कोई फायदा नहीं होता है, किसी को फायदा नहीं होता है। तो खालिस्तान का ये फ्लैग है, और यहाँ पे जो आपका ये साइन है, इसमें क्या क्या, मैं इसको स्टडी कर रहा था कि यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मतलब इसमें क्या है। तो ये 2 तलवार है, ये खंडा है, इसको मोस्टली खंडा बोलते हैं। और ये जो है जो आपने उस मूवी में, आई फॉरगॉट द नेम, आई रियली अपोलोजाइज। तो बेसिकली दिस इज, ये 2 तलवार है, ये खंडा बोलते हैं ना इसको मोस्ट प्रोबेबली। एंड ये जो है वो केसरी मूवी में था ना, कि सर पे लगाया हुआ था, सो यू कैन जस्ट थ्रो इट लाइक अ डिस्क। सो एज यूजुअल मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर तो ग्रो करेगा, बट डिफेंस सेक्टर में आपका हैवी मशीनरी जो होता है या हैवी आर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। वो आपका फॉर एग्जांपल कोई भी आप इंडिया में मैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप हैवी मशीनरी या मशीन गन या आपका जो
आप बोल सकते हो कि आरपीजी, ये सारी चीज़ें जो है, आरपीजी तो अलग चीज़ है, आरपीजी पोर्टेबल होता है। जो चीज़ आपका पोर्टेबल नहीं होता है, जैसे बोफोर्स हो गया, तो वो आप क्या करते हैं, स्टेशन करके रखते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेशन करके रखते हैं। जैसे आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इशू है, आपने वहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड डाल के रखा हुआ है, या फॉर एग्जांपल बोफोर्स आपने लगा के रखा हुआ है, सो वहाँ से अगर सीज फायर करते हैं तो फिर आपने उनका 2-3 बंकर उड़ा दिया, 2-3 बंकर में अगर कुछ जवान होते हैं वो भी समझ में आ रहा है ना आपका, चले गए, तो फिर वो ठीक है, वो आपका परमानेंट पोजीशन होता है उसके लिए ठीक है, बट उसका मतलब एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, इट्स मूविंग। इसलिए आपने देखा था कारगिल बार में जब वो बोफोर्स का वो लेके जा रहे थे, बोफोर्स के आर्टिलरी, इसको क्या बोलते हैं, बोफोर्स, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बोफोर्स गन ये है, इसको क्या बोलते हैं यार, फॉरगॉट द नेम, इसका एक टर्म होता है, ये साइज होता है, मतलब ये भी मिसाइल होता है, मिसाइल एज इन शेल होता है, शेल गोली ऐसे ही होता है, इसको आपका चार्ज करते हो आप, क्या बोलते हैं इसको, आर्टिलरी गन, या ओके, ये तो ऑटोमेटिक गन है, ये आर्टिलरी गन है, तो इसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पे आपको लाइट वेट वेपन चाहिए होता है। लाइट वेट वेपन का मतलब क्या होता है कि हैंडगन हो गया, पिस्टल हो गया, राइफल हो गया, ऑटोमेटिक वेपन्स हो गए, आरपीजी हो गया। आरपीजी अगर आपको पता है ना, आरपी गोइंग का नहीं है, नहीं आरपी गोइंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आरपीजी मतलब ये होता है आरपीजी का मतलब होता है रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड। सो ये ग्रेनेड है, जाके फटता है, और ये रॉकेट प्रोपेल है, यानी आप इसको करके जाते हैं। सो डिस्पोजेबल भी होता है, बहुत कुछ होता है, बट आरपीजी टिपिकली इस तरीके का दिखने होता है, इसको आप लेके मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, बंकर या कोई भी घर के अंदर आपको मतलब घर तोड़ना है, घर फोड़ना है, सो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइट वेट व्हीकल्स, लाइट वेट आर्म्स, तो यहाँ पे लाइट वेट आर्म्स जो होते हैं, आर्म्स मतलब वो नहीं है, वेपन्स। सो अगेन यहाँ पे ये नहीं होता है, गन्स होता है, ये असॉल्ट राइफल इसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक राइफल या असॉल्ट राइफल होता है। फिर आपका जैसे ये आप ज़्यादा उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। फिर आपका हैंडगन होता है, एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के शॉटगन होते हैं। शॉटगन आपका बेसिकली ज़्यादा दूर तक वो बेसिकली स्प्रे करता है, शॉटगन जो है वो स्प्रे करता है। अगर आपको पता नहीं है गन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। एंड अच्छा, लाइट वेट गन्स, ओके, गन्स में दिखा देता हूँ। ओके, सो ये आपका हैंडगन हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं पिस्टल। यहाँ पे ये आपका रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल होता है। और एक जो होता है ना, जो उसमें 6 गोली रहता है, घूमता रहता है, उसको बोलते हैं रिवॉल्वर, क्योंकि वो रिवॉल्व करता है। ये आपका ऑटोमेटिक वेपन हो गया, ठीक है। और ये भी आपका क्या, ये क्या है, ये असॉल्ट राइफल है, जी हाँ, ये असॉल्ट राइफल है। फिर आपका AK-47 जो है वो क्या है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, AK-47 क्या है, AK-47 क्या है, क्या है ये, किस टाइप का बंदूक है ये, मुझे अब बताना, ठीक है। अगर आप बताओगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ मिलेगा क्या? मैं आपका नाम कल दिखाऊँगा, मतलब बताऊँगा वीडियो में, ठीक है folks। चलो बैक टू पवेलियन। अरे 22-23 मिनट हो रहे, जल्दी-जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चलो, सो अगेन यहाँ पे वही हो रहा है कि क्योंकि आपको रैपिडली मूव करना पड़ता है, और यहाँ पे आप चाहते हो कि इस तरीके का व्हीकल, इस तरीके का गन्स आपके पास है, इस तरीके का इक्विपमेंट आपके पास है, व्हिच इज़ लाइट वेट, इफेक्टिव, और वहाँ पे आप उसको किसी भी एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेफिनेटली वी नीड अ लॉट ऑफ गन्स। इंडिया में गन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे यूएस में ह्यूज अमाउंट ऑफ गन मैन्युफैक्चरर्स आर देयर, चाइना में देयर आर, चाइना, फ्रांस, जितने भी जी7 नहीं, आपके जितने भी परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूएस, चाइना तो, कनाडा तो परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर कौन है, यूएसए है, चाइना है, ब्रिटेन है, फिर आपका फ्रांस है, और रशिया है। ये पांचों जो कंट्रीज हैं, इनके पास सब जो है, दीज आर दी लार्जेस्ट गन मैन्युफैक्चरर और आर्म्स मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। रशिया, ऑब्वियसली रशिया, यूएस, फ्रांस, जो भी है। सो हमें क्या चाहिए, हमें इसको कॉपी करके लेके आना है इंडिया में, और यहाँ पे वही चीज़ हमें बनाना है और एक्सपोर्ट करना है। इसी वजह से आप देखोगे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नियर अबाउट 13,000 to 14,000 करोड़ हो चुका है। दैट इज द रीजन वाई। जब भी आप उसको लिबरलाइज करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, मैं मुंगेर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप मतलब बहुत ही क्रूड लेवल का आप कट्टा बनाते हो, कट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम प्रॉपर। आप अगर गन मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीज़ें अगर करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो फिर आपका परचेज कॉस्ट कम हो जाता है, मेक इन इंडिया हो जाता है, फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होगा, मर्डर वायलेंस हर जगह होगा, एंड उसमें हमें मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज किस तरीके से करना है, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द मर्डर और द वायलेंस, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट आवर आर्म्स आर देयर। इसलिए अपने लॉर्ड ऑफ द वार जो है मूवी, आप डेफिनेटली प्लीज देखो, लॉर्ड ऑफ द वार। जो बंदा जो है यूएस ने पकड़ के लेके आया था, फिर उसको आपका ट्रीटी हुआ था, स्वैप हुआ था रशिया के साथ, अभी वो रशिया में आराम कर रहे हैं। सो लॉर्ड ऑफ द वार, उस बंदे का नाम क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। विक्टर, मैं नाम ही बताया, विक्टर बाउट, विक्टर बाउट। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना नॉलेज कहाँ से आता है, आपको लगता है क्या मेरे पास इतना नॉलेज कहाँ से आता है,
मुझे भी नहीं पता कहाँ से आता है, मे बी आई एम इंटरेस्टिंग। ही इज विक्टर बाउट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड मर्चेंट ऑफ डेथ। इनके ऊपर एक मूवी बना है, इनके लूजली बोल सकते हैं लॉर्ड ऑफ वॉर। ये मूवी आप देखना, आई रियली लाइक दिस मूवी, नॉट बिकॉज इट्स अबाउट वायलेंस बट इट्स अबाउट हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। एंड हमें लगता है कि मतलब world is so peaceful, world is actually not peaceful, world is actually very violent, everyone across you is very violent, even you are also violent, हम सब जानवर ही हैं, इंसान जो है वो जानवर है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत ट्रैजिक मूवी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। डेफिनेटली अगर आप पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली आप इसको देखिएगा। चलिए तो जल्दी जल्दी मूव करते हैं। ब्रेक ऑफ 19,600 में टेक निफ्टी टू 19,320। सो डेफिनेटली आपका इरोजन होगा, मैंने जैसा बताया कि इरोजन होगा, फिर से ये बाउंस बैक करेगा। सो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना है। अभी आपको स्टडी करना है कि भाई कौन सा स्टॉक किस तरीके से हम जो परचेज कर सकते हैं, पैसा रेडी करके रखना है। जब भी आपका देखोगे 19,300, 19,400, 19,600, 19,500 की तरफ भाग रहे वो, तब आपको उस वहां पे जो है टक करके पकड़ लेना है, एकदम उसको पकड़ ही लेना है और फिर इसको पकड़ के स्विंग ट्रेड करना है। कुछ हल्का जो है, कुछ स्टॉक जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टॉक जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे कुछ स्टॉक को जो है आपको इन्वेस्ट करना है स्विंग ट्रेड के लिए, कुछ आपको पकड़ के रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल के लिए, 5 साल के लिए पकड़ के रखो, आपको पक्का आपको जो है अच्छा रिटर्न वो देने, मतलब मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बट आप देख सकते हो। अगेन फिर से अगर सेबी फाइन लगाएगा, आई डोंट वांट टू बी फाइन, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। और एक चीज है जो बहुत दुख की बात है, वो है आई स्टॉक इमेज, इन्होंने वाटरमार्क रिमूव किए बगैर ही फोटो डाल दिया है, सो विच इज क्वाइट सैड। चलो गोरा जो है पैसा निकालना शुरू कर दिया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उसने 10,000 करोड़ निकाल लिया है अभी तक, और भी वो निकालेगा 12,000 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो निकालेगा, एंड विच इज वेरी वेरी गुड। फिर से वो दिसंबर मतलब दिवाली के बाद जो है वहां पे बताएगा दिवाली में बम्पर सेल हुआ, ये वो है, फिर गोरा पैसा डालना शुरू करेगा। सो समझे। सो रिलायंस नेवल की हम बात कर रहे थे, रिलायंस नेवल जो आपका लॉस मेकिंग कंपनी है, वहां पे थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सो या एनसीएलटी अप्रूव्ड दिस, और एनसीएलटी में बैठा हुआ है ये, विच इज वेरी सैड, वेरी नाइस। वेयरहाउसिंग डिमांड इन इंडिया आउटस्ट्रिप सप्लाई बाय 1.5 टाइम्स। जैसे मैंने बताया वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स, इसमें बहुत तगड़े लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मुंबई, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के आसपास ही आपको देखो, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, एनसीआर, ये सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से रियल एस्टेट कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो है जो तगड़ा काम कर रहे हैं इसमें। चलो आज का न्यूज़ खत्म होता है यहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं।